आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अन्याय का विरोध और ये गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आइए अपना पाठ आरंभ करते हैं। ये देखिए, पहले इस पाठ के बारे में जो बताया गया है ये पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ में अन्याय का विरोध करने की शिक्षा दी गई है। अन्याय करने वाला तो दोषी होता ही है, उसे सहन करने वाला भी दोषी होता है। समझ गए होंगे, मैंने आपको सारांश में बताया था कि ना तो हमें अन्याय सहना चाहिए ना ही करना चाहिए। सुप्रसिद्ध कहानीकार अंतोन चेखव, ये लेखक हैं इसके, ने इस कहानी में गवर्नेस जूलिया के चरित्र को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। कहानी में भोली भाली, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ, देखो ये जूलिया की क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं। कहानी में भोली भाली, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जूलिया अन्याय का विरोध नहीं कर पाती है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाती। समाज में अपने अस्तित्व और हक के लिए हमें निडर होकर निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए, यानी कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अब देखें, स्टोरी पाठ हमारा आरंभ होता है कि ये तो हमने पाठ के बारे में बता दिया। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस जूलिया को अपने पढ़ाई के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। ये कौन है? लेखक है, लेखक कह रहे हैं अंतोन चेखव। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं अंतोन चेखव। हाँ तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल प्रतिमा तय हुई थी ना? 30 रूबल, रुपया वहाँ का रूस की करेंसी। तो कह रहे हैं पर मंथ की आपकी 30 रूबल तय हुई थी। तो जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रूबल प्रति माह। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल प्रतिमाह देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। अब वो जूलिया कहते, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, 30 रूबल पर मंथ के अकॉर्डिंग, है ना, 30 रूबल हर महीने के हिसाब से। तो कहते हैं लेखक कि तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। मैंने शब्दार्थ में बच्चों कठिन शब्द में नागा लिखवाया था। नागा का अर्थ क्या है? छुट्टी करना। तो कह रहे हैं 60 रूबल भी जब मिलेंगे आपको तुम्हें जब तुमने एक भी छुट्टी नहीं की होगी। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को केवल घुमाने भर ले गई हो, है ना। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं? तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को केवल घुमाने भर ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 रविवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन। 9 रविवार और 3 छुट्टियाँ, 12 दिन। कम मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। अब देखो, कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वान्या को पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। 12 और 7 हुए 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, तो कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे धीरे अपना गला साफ किया, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं। 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही है। चलो मैं उसकी 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। तुम ठीक से ध्यान नहीं देती हो और सामान टूट जाता है, नुकसान तो मेरा ही होता है। कह रहा है कौन? लेखक कह रहे हैं। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा
और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो जूते के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। आगे देखते हैं। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। बेचारी वो कहने लगी, आप कह रहे हो तो झूठ थोड़ी कह रहे होंगे, दिए ही होंगे, जबकि उसे पता है इन्होंने कुछ नहीं दिया। दिए ही होंगे, दिए होंगे नहीं, दिए हैं मैंने। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। मैंने कठोर स्वर में कहा। तो घटाओ 41 में से 27, बचे 14 है। 14 यानी कि 14। 41 में से 27 घटाओ तो बच्चे कितने? 14। क्यों? हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपते स्वर में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से यानी कि 14 में से 3 और घटा दो, 3 और लेस कर दो, क्या बचते हैं 11 रूबल, 11 रूबल। तो भाई यह रहा तुम्हारा वेतन, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और किसी तरह उन्हें अपनी जेब में ठूसकर धीमे और विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में यानी कि गुस्से में, क्रोध भरे स्वर में पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं सहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? आगे देखते हैं बच्चों। जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे मार लिए हैं, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के लोगों ने मुझे 1 रूबल तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। ये देखिए, उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। यानी कि क्रोध शांत हो गया लेखक का उसकी बात सुन के। बेचारी को कहीं पैसे नहीं मिलते थे उसकी तनख्वाह के, सब मार लेते थे। तो उन लोगों ने तुम्हें 1 रूबल भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। रंच मतलब थोड़ा सा भी, तनिक भी, रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। ठीक है। और यह फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, यानी कि आराम से बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना। मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर मतलब बहुत दया रहित, बहुत कठोर मजाक किया। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल हैं, मैं अभी इन्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, बोदा और भीरू बन जाए? दब्बू जो दब कर रहता है, बोदा बेवकूफ़, या भीरू डरपोक। तो कह रहे हैं कि इतना दबने वाला, बेवकूफ़ और डरपोक बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस मौन रहे और सारा अत्याचार सहता रहे। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, है ना?
निर्मम जिसमें दया नहीं है, ममता रहित, और हृदयहीन जिसके पास हृदय दिल भी नहीं है। तो ऐसे संसार से तुम्हें लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये इसके लिखेंगे बच्चों अंतोन चेखव, रूसी कथाकार हैं। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा होता है बच्चों। ओके।